हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज साथियों हम बात करेंगे राजस्थान सुजस की। और राजस्थान सुजस का जो अक्टूबर माह का अंक है, पूरे महीने की एक माह का पूरा इसमें हम कवर करेंगे करंट जी के। और ये जो राजस्थान सुजस है वो लोक संस्कृति विशेषांक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, पहला टॉपिक है गौरी। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये क्या है, एक भीलू का नृत्य, भील जनजाति द्वारा किए जाने वाला जो है नृत्य है। पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है। दूसरा है, ये कब शुरू होता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आरंभ होता है। महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे यही है, यही जो फैक्ट है वो ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसकी शुरुआत हो जाती है। मेनली इसको भाद्रपद माह में किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से महीने में किया जाता है? भाद्रपद माह में किया जाता है। लगभग 1.25 महीने तक मेवाड़ भर में खेली जाती है, मतलब 1 महीने तक, लगभग 1.25 महीने तक ये चलता है। और ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो वो क्षेत्र कौन सा? मेवाड़। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेवाड़ में कौन कौन से, जैसे उदयपुर है, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो जिले हैं उनमें गौरी का बहुत अच्छा प्रचलन है। और यहाँ तक कि जो पाली जिला है उसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, गोडवाड़ क्षेत्र है, वहां भी इसका प्रचलन है। ये एक आदिवासियों का लोक नृत्य है, जैसा अपन ने पहले बात की, जिसमें सामाजिक संदेश होते हैं। मतलब इसके माध्यम से अलग अलग सामाजिक समरसता के संदेश जो है वो दिए जाते हैं। और प्रदेश में सुख, शांति और खुशी की कामना के लिए गौरी का आयोजन हर साल किया जाता है। अपने क्षेत्र में सुख शांति के लिए गांव वाले जो है वो गौरी करने वालों को निमंत्रित करते हैं और फिर वहां पे आयोजन होता है। और लोगों की ये मान्यता है कि गौरी का आयोजन करने से अपने क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ठीक है। मान्यताओं के अनुसार गौरी में भाग लेने वाले लोग 1.25 महीने तक अपने घर और परिवार को त्याग देते हैं। मतलब ये जो लोग गौरी करते हैं वो पूरे परिवार को त्याग देते हैं और एक निर्वास जीवन, मतलब तपस्वी टाइप जीवन व्यतीत करते हैं। इसके साथ साथ नंगे पांव भी रहते हैं, पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं, दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। मतलब व्रत और उपवास की स्थिति में ये लोग रहते हैं। गौरी के मंत्र में लगभग 9 अलग अलग कहानियां होती है। इसमें मुख्य जो कहानी है वो शिव की से संबंधित, भगवान शंकर से संबंधित होती है। शिव भस्मासुर कथा जो है इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। और शिव जो है वो बूढ़िया कहते हैं, उसमें जो बूढ़िया होता है वो शिव का प्रतिरूप होता है। तो भगवान शिव को लेकर जो है 9 अलग अलग प्रकार की कहानियां गौरी में की जाती है। तो आपको 2-3 चीजें फैक्ट ध्यान रखने। भाद्रपद मास में होती है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन आरंभ होती है, बीलू का नृत्य है, मेवाड़ में प्रचलित है, और मुख्य रूप से 9 अलग अलग कथाएं जो है उसमें ये किया जाता है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला देखिए, मरुधरा बनी निवेश दरा, करंट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, जयपुर में हुआ इन्वेस्ट राजस्थान समिट। इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ, कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कि कब हुआ? 7 से 8 अक्टूबर 2022। 7 से 8 अक्टूबर 2022 को हुआ। और जो महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है वो ये है, इसकी जो टैग लाइन थी वो क्या थी? कमिटेड डिलीवर्ड। कमिटेड डिलीवर्ड, ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको मान सकते हो। क्योंकि अगर इसमें से पूछा जाता है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं कि राजस्थान इन्वेस्ट जो समिट है उसकी टैग लाइन क्या है, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है कमिटेड डिलीवर्ड। कमिटेड डिलीवर्ड, ये महत्वपूर्ण बात जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। जयपुर के जेईसीसी कैंप्स में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास की नई इबारत गढ़ गई। यानी औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पे एमओयू हुए, करोड़ों रुपए के एमओयू यहाँ पे हुए। और ये कहाँ पे आयोजित हुई? इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट जयपुर के जेईसीसी कैंपस में आयोजित हुई। ठीक है। इसका फायदा क्या होगा? इसमें करोड़ों रुपए के निवेशों के समझौते हुए, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी और राजस्थान का जो औद्योगिक तंत्र है उसमें वृद्धि होगी। देखिए, इन्वेस्ट समिट जो है उसमें निवेश समझौते हुए, और उन निवेश समझौतों के माध्यम से यहाँ पर औद्योगिक विकास होगा। और औद्योगिक विकास होने के साथ साथ में यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार भी इसमें मिलेगा। इसकी थीम थी, समिट की थीम थी कमिटेड डिलीवर्ड। कमिटेड डिलीवर्ड रखी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ।
इसकी थीम आप जरूर याद रखें, कमिटेड, डिलीवर्ड रखी। और ये पहली बार हुआ जब किसी समिट में एमओयू भी हुए और एलओआई पर हस्ताक्षर करने की बजाय शिलान्यास और उद्घाटन भी किए गए। मतलब ये ऐसी पहली समिट थी जिसमें निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू तो हुए, इसके साथ साथ शिलान्यास और उद्घाटन भी इसके अंदर किए गए। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान के अंदर जो औद्योगिक विकास है उसका सिनेरियो क्या है। तो राजस्थान में कोरोना के बावजूद इसकी जो जीडीपी है वो 3 लाख करोड़ पहुंच गई। हम जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं तो लगभग 3.3 लाख करोड़ जीडीपी है। रिको की वर्तमान में 390 इकाइयां संचालित है, आपको ये डेटा याद रखना है। और 147 नवीन इकाइयां खोल रहा है। रिको की वर्तमान में कितनी है, 390, और नई कितनी खोली जा रही है, 147। ठीक है, तो ये चीजें आपको दोनों याद रखनी है। इसके अलावा तकनीकी उद्योगों के लिए युवा विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए फिनटेक पार्क और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है। देखिए ये दोनों चीजें हमने इससे पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है। जो सितंबर की अपनी जो सुजस थी वो थी आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, पूरी विशेषांक थी, और उसके अंदर अपन ने फिनटेक पार्क और डिजिटल फिनटेक इंस्टीट्यूट का डिटेल से अध्ययन किया है। तो आप एक बार उसको जरूर देख लें। ये किस काम आएगा कि जो यहाँ के युवा हैं उनको तकनीकी रूप से ट्रेनिंग देके उद्योगों को उपलब्ध कराने के लिए ये दोनों इंस्टीट्यूट जयपुर में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है। ये 3 जगह आपको याद रखनी है, पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर और तीसरा कोटा। जयपुर, जोधपुर और कोटा, 3 जगह पे क्या स्थापित किया जा रहा है, इनोवेशन हब। किस चीज के लिए, स्टार्टअप के लिए। जो स्टार्टअप लोग जो हैं, जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए इनोवेशन हब स्थापित किए जा रहे हैं। और राज्य में कितने हब स्थापित किए जा रहे हैं, 3 किए जा रहे हैं। कौन कौन से, जयपुर में बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, जोधपुर, और तीसरा है वो कौन सा है, कोटा। जयपुर, जोधपुर और कोटा, 3 जगह इनोवेशन हब स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है प्रदेश में निवेश के लिए बेहतरीन माहौल। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनमें कौन कौन से फैसले हैं यहाँ पे, सिंगल विंडो सिस्टम एवं वन स्टॉप शॉप से उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां मिलना आसान हुई। देखिए राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और वन स्टॉप शॉप 2 प्रणालियां शुरू की गई है। इसमें क्या है कि एक ही जगह उद्योग से संबंधित जितनी अनुमतियां हैं, सारी अनुमतियां जो है वो कहाँ पे मिल जाती है, एक स्थान पे। अनुमतियां एक ही स्थान पे प्राप्त हो जाती है। तो इससे क्या होता है, उद्योग स्थापित करने में आसानी रहती है। अनुमतियां एक ही स्थान पे मिल जाती है तो इससे उद्योग स्थापित करने में आसानी होती है। 2 चीजें हैं, वन स्टॉप शॉप और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अपना उद्योग विशेषांक था उसमें हमने इन दोनों को डिटेल में डिस्कस किया था, आप वो पिछले वीडियो देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने एमएसएमई एक्ट शुरू किया था। एमएसएमई एक्ट, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम स्थापना एवं परिवर्तन का सुदृढ़ीकरण अधिनियम। ठीक है, 2019 में आया था, जुलाई 2019 में लागू हुआ था। उसके अंदर 3 वर्ष तक सभी प्रकार के अनुमोदनों से छूट दी गई थी, 3 साल तक। अब उस छूट को बढ़ा के कितना कर दिया, 5 साल कर दिया। आपको देखो मुख्य रूप से आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, मैं आपको अलग से बताता हूं। एमएसएमई एक्ट आया 2019 में, ठीक है। और एमएसएमई एक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो उद्योग हैं उनको 3 वर्ष तक 2 चीजों में छूट दी गई। एक तो अनुमोदन, किसी भी प्रकार का कोई अनुमोदन करवाने की जरूरत नहीं है। राज उद्योग मित्र पोर्टल से जो है एक पोर्टल विकसित किया गया, राज उद्योग मित्र। मैं पहले पढ़ा चुका इस चीज को। राज उद्योग मित्र पोर्टल जो था उस पर आपको क्या करवाना था, रजिस्ट्रेशन। अगर किसी को उद्योग स्थापित करना है तो राज उद्योग मित्र पोर्टल से क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसके साथ ही वो अपना उद्योग, अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता है। उससे सबसे मेन चीज ये थी कि 3 वर्ष तक उसको किसी प्रकार का कोई अनुमोदन नहीं लेना, और उसके साथ साथ किसी प्रकार का निरीक्षण भी नहीं किया जाएगा। उसको निरीक्षण में भी पूरी तरह से छूट है। कितने वर्ष के लिए, 3। एमएसएमई एक्ट 2019 में ये प्रावधान किया था।
लेकिन सरकार ने क्या किया, अब बजट जो है अपना बजट 22-23 में ये घोषणा की, बजट 22-23 में सरकार ने ये जो 3 वर्ष है ना, इनको बढ़ा के कितना कर दिया, 5 वर्ष। यानी अब यदि कोई नया इंडस्ट्री स्थापित करता है, निवेश करता है, तो उसको 5 वर्ष तक ना तो उसको किसी प्रकार का अनुमोदन लेना है और ना उसे किसी प्रकार का निरीक्षण करवाना है। ये छूट पहले कितनी थी, 3 साल की। तो ये नया चेंज है, ठीक है, ये नया परिवर्तन है, तो आप इस परिवर्तन को जरूर याद रखें। ये हो गया। अब उसके बाद में अपने यहाँ चलते हैं, समावेशी संतुलित औद्योगिक विकास के लिए लागू की गई औद्योगिक नीति। यानी यहाँ पे जो संतुलित और समावेशी विकास करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान औद्योगिक पॉलिसी भी लागू की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का सपना है कि निवेश की दृष्टि से राजस्थान अव्वल रहे। मतलब माननीय मुख्यमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि अपना जो राजस्थान है वो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अव्वल रहे, और उसका रिजल्ट क्या होगा, उससे क्या होगा कि अपने जो औद्योगिक विकास है उसमें वृद्धि होगी और लोगों को उससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। डीएमआईसी का बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। देखिए, राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए गतिविधियां हो सकती है, उसका रीजन क्या है कि एक तो डीएमआईसी का मतलब आपको पता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। आप याद रखें, लगभग 39% डीएमआईसी का जो 39% है वो कहां से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है। ठीक है, डीएमआईसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 25% भाग राज्य में आता है, एनसीआर का 25% भाग राजस्थान में आता है, और देश के 40% बाजारों तक हमारे राज्य की पहुंच है। ये भी महत्वपूर्ण चीजें, कौन कौन सी चीजें ये कह रहे हैं कि पहली चीज कि राजस्थान में उद्योग स्थापित क्यों हो सकते हैं, एक तो डीएमआईसी का हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, दूसरा एनसीआर का 25% राजस्थान में आता है, तीसरा देश के 40% जो मार्केट है वहां तक राजस्थान की पहुंच है, चौथा क्या है कि खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पे। ठीक है, पांचवा है राजस्थान जिंक और लेड का एकमात्र उत्पादक राज्य है। जिंक और लेड सिर्फ राजस्थान में पैदा होता है। सिरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये 6 रीजन यहाँ पे हैं जो समावेशी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं कि यहाँ पर उद्योगों का विकास हो सकता है। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहला डीएमआईसी का लगभग 39% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जो है उसका कितनी परसेंट हिस्सा, 25% राजस्थान में। 2 जिले राजस्थान के आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं उनका नाम आपको याद रखना है, अलवर और भरतपुर। कौन कौन से जिले आते हैं डीएमआईसी इसमें, सॉरी अपने डीएमआईसी का नाम आ गया, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 25% हिस्सा किसमें है, राजस्थान में है। 25% हिस्सा किसमें है, राजस्थान में है। तो 25% जो हिस्सा राजस्थान में, उसमें 2 जिले राजस्थान के आते हैं, अलवर और भरतपुर। ये पूछा जा सकता है कि डीएमआईसी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सॉरी एनसीआर में तो अलवर और भरतपुर जिले इसके अंदर आते हैं। एक नाम आया था डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 39% हिस्सा जो है किससे गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, और राजस्थान के 22 जिले इसके अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के कितने जिले इसके अंदर आते हैं, 22 जिले। एनसीआर में आते हैं 2 जिले, ठीक है, 25% हिस्सा, और डीएमआईसी में आते हैं 39% हिस्सा। राजस्थान के 22 जिलों को कवर करता है। डिटेल में हमने इसको पढ़ाया कि पहले चरण में जो है 2 निवेश क्षेत्र और 3 औद्योगिक क्षेत्र, टोटल 5 वो स्थापित किए जाएंगे, जिसमें मारवाड़ वाला है, ये अपन पहले इसको पढ़ चुके हैं, बाकी बाद में अपन डिटेल में फिर देख लेंगे। ठीक है, तो 2 रीजन हो गए। उसके बाद में अगला है कि जो राजस्थान का जो 40% बाजारों तक इसकी पहुंच है। खनिज संपदा की दृष्टि से देखें तो राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है, और राज्य जिंक और लेड का एकमात्र उत्पादक राज्य भी है। इसके अलावा सिरेमिक उद्योग जो है उसके लिए आवश्यक खनिज यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या करती है, ये सारी चीजें अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सफिशिएंट है, और इसी के लिए राजस्थान सरकार ने जो है औद्योगिक नीति, ठीक है, वो इंडस्ट्री पॉलिसी लागू की है। नेक्स्ट में चलते हैं, रिप्स 2022 का वो आगाज। देखिए 2019 में जो रिप्स था
उसके तहत बहुत सी छूटें दी गई थी और इसको हमने डिटेल में पहले पढ़ लिया। रिप्स 2019। अब सरकार ने जो है वो जो 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट समिट हुई, 7 और 8 अक्टूबर को जो इन्वेस्ट समिट हुई उसके अंदर, इन्वेस्ट समिट के अंदर ही इन्होंने, इन्वेस्ट समिट के अंदर उन्होंने रिप्स 2022 का आगाज किया। रिप्स का मतलब होता है निवेश प्रोत्साहन नीति। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम। उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 51 MOU व LOI लेटर ऑफ इंटेंट, 25 औद्योगिक क्षेत्र और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का शुभारंभ किया गया। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि रिप्स 2022 की शुरुआत कब हुई, तो 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जब इन्वेस्ट समिट हुआ उसी के दौरान जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। कहां से की गई? जयपुर से, क्योंकि JECC कैंपस में ये था तो वहीं इसी से इसकी शुरुआत की गई। रिप्स 22 पॉलिसी राजस्थान को देश में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने के दृष्टिकोण से बनाई गई। देखिए ये जो पॉलिसी है रिप्स 2022, इसका जो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान जो निवेश है, जो निवेशक हैं उनके लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बने, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग राजस्थान में आकर इन्वेस्ट करें। ये नीति अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और राज्य भर में हरित पहल, समावेशी विकास और रोजगार सृजन और भविष्य की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। देखिए ये जो है वो ग्रीन क्लाइमेट को भी बढ़ावा देती है, समावेशी विकास को भी बढ़ावा देती है, रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देती है और जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है उनको भी ये इंप्रूव करने की कोशिश करती है। तो ये पॉलिसी 122 पेज की पॉलिसी, मैंने इसको देखा है, तो हम जो है इसको कभी ब्रीफ में अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। तो अभी अपने को यही ध्यान रखना है कि 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट समिट के दौरान रिप्स 22 का आगाज हुआ। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। एक टॉपिक अपना क्लियर होगा। अगला है 6 विभूतियों को मिला राजस्थान रत्न सम्मान। राजस्थान रत्न सम्मान मिला है 6 लोगों को। देखिए इसी समिट के दौरान दिया गया राजस्थान रत्न सम्मान। इसके अंदर अगर राशि पूछी जाती है तो 1 लाख रुपए दिया गया। कितने लाख रुपए? 1 लाख। ये ध्यान रखना है, कितने लाख रुपए दिए गए? 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और शॉल। अब 6 लोग कौन कौन से हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। राशि कम पूछी जाएगी, ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जस्टिस श्री दलवीर भंडारी। पहले कौन, किसको दिया गया? दलवीर भंडारी, जो अपने क्या है, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले है अपने जस्टिस दलवीर भंडारी, जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज रहे हैं, दलवीर भंडारी, उनको दिया गया। दूसरे हैं केसी मालू, ठीक है, जो राजस्थानी फोक सॉन्ग को इम्प्रूव करते हैं। फिर है जस्टिस RM लोढ़ा, राजेंद्र मल लोढ़ा। इसके अलावा एलन मित्तल, अनिल अग्रवाल और सीन काफ निजाम। सीन काफ निजाम जो है वो उर्दू शायर है। तो एक बार हम इन 6 के नाम को अलग से देखते हैं। ठीक है, पहले दलवीर भंडारी, 6 लोगों को दिया गया है। पहले दलवीर भंडारी, दूसरे जस्टिस राजेंद्र लोढ़ा, तीसरे हैं केसी मालू, चौथे जो हैं वो है अपने अनिल अग्रवाल, पांचवे जो है वो है एलन मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल। एलन मित्तल। और जो छठवें हैं वो है सीन काफ निजाम। इन 6 लोगों को जो है सरकार के द्वारा क्या दिया गया है? राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, उसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र और शॉल, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में शॉल दिया जाता है। ये
दी जाती है। तो आपको ये 6 के 6 नाम याद रखने। ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे, दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे। ये राजस्थान में न्यायाधीश रहे। केसी मालू जो है वो राजस्थानी संगीत को आगे बढ़ाने के लिए, संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल है इनको। इसके बाद में अनिल अग्रवाल और एलन मित्तल दोनों जो है व्यवसायिक यानी उद्यम स्थापना में राजस्थान में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है, और ये उर्दू शायर है। तो इस तरह से इन 6 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, दलवीर भंडारी, राजेंद्र लोढ़ा, केसी मालू, अनिल अग्रवाल, एलन मित्तल और सीन काफ निजा। ठीक है, इन 6 लोगों को कौन सा अवार्ड दिया गया? राजस्थान रत्न अवार्ड प्रदान किया गया, जिसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आगे हम चलते हैं, ये हो गया अपना पूरा। अगला है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, खेलेगा राजस्थान तो जीतेगा राजस्थान। बहुत ही डिटेल में हम इन पे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ एक सरसरी नजर हम इस पे डालते हैं। सबसे पहले इनकी शुरुआत 29 अगस्त 2022 को हुई। बिल्कुल 30 लाख लोगों ने इसके अंदर भाग लिया। आपको ध्यान रखना है 20 लाख के इसके अंदर जो भाग ले रहे थे उसमें 20 लाख लोग थे वो कौन थे? पुरुष थे, और 10 लाख इसमें कौन थी? महिलाएं। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं थी। 8 से 18, 8 से लेकर 60 तक सभी खेले। ठीक है, तो लगभग 10 लाख महिलाएं इसमें थी। 3 स्तरों पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और 34 दिन तक यह आयोजन चला था। इसका उद्घाटन श्रीमान अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया, और वो कहां से किया था? लूड़ी जोधपुर से किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है उनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहां से किया था? तो जोधपुर में लूड़ी नामक जगह से किया था। ठीक है, और एक आपको महत्वपूर्ण याद रखने वो है इस खेलों का मस्कट, यानी इनका लोगो क्या था? तो इसका जो लोगो था वो क्या था? शेरू। इसका लोगो क्या था? शेरू था। आपने देखा होगा यहाँ पे कहीं, ये रहा, ये शेरू। ये इसका क्या था? मस्कट था। ये इसका शुभंकर था। ये इसका लोगो था। ये कुछ भी नाम आ सकता है, तो आपको इसको याद रखना है कि ओलंपिक खेलों का मस्कट क्या था, ओलंपिक खेलों का लोगो क्या था? तो वो था शेरू। अब सरकार ने खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज है कि 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी दी गई, यानी जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कहीं कर रहे हैं, उनको सरकार सीधी नौकरी प्रदान कर रही है। तो ऐसे 229 लोग ऐसे हैं जिनको आउट ऑफ टर्म नौकरी दी गई है। ओलंपिक में पदक जीतने पर पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई। देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने पर पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई। कौन कौन से पदक ओलंपिक में दिए जाते हैं? सबसे पहले स्वर्ण, फिर रजत, और तीसरा होता है कांस्य। स्वर्ण पदक पे 3 करोड़ रुपए कर दिए गए। अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है ओलंपिक में तो उसको 3 करोड़ मिलते हैं। अगर रजत पदक जीतता है तो उसको 2 करोड़ मिलते हैं, और यदि कांस्य पदक जीतता है तो इसको 1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके साथ साथ 25 बीघा जमीन भी दी जाती है। 25 बीघा जमीन भी दी जाती है। स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़, और 1 करोड़ रुपए कांस्य पदक जीतने में दिया जाता है, और 25 बीघा जमीन भी जो है उसको दी जाती है। इसके साथ साथ देखिए, सरकार ने ओलंपिक जो है, इसके साथ साथ पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी है उनके लिए भी ये सुविधाएं शुरू कर दी। ये सेम की सेम पैरा ओलंपिक के लिए, जो ओलंपिक के लिए है वो सारी की सारी किसके लिए है? पैरा ओलंपिक के लिए है। और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों का 2% कोटा निर्धारण किया गया, यानी स्पोर्ट्समैन जो है वो सरकारी नौकरी में 2% कोटा उनका फिक्स है। 100 सीटें हैं तो 2 सीटें स्पोर्ट्समैन की सुनिश्चित की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्री इंटरनेट सेवा के साथ मोबाइल, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम। हमने पहले में इसमें डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, तो बार फिर अपन इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। फ्री इंटरनेट सेवा के साथ मोबाइल, देखिए राज्य सरकार 1 करोड़ 35 लाख परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट सेवा के साथ फ्री स्मार्टफोन देने जा रही है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, मुख्यमंत्री, इस योजना का नाम अगर आपने पहले देखा हो, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, डिजिटल सेवा योजना। ठीक है, तो इसके तहत इनको क्या है, 1 करोड़ 35 लाख जो चिरंजीवी परिवार है, जिन्होंने चिरंजीवी में अपना पंजीकरण करवा रखा है, उनकी महिला मुखियाओं के नाम मोबाइल दिए जाएंगे। और मोबाइल कैसे होंगे? स्मार्टफोन होंगे, कीपैड वाला नहीं होंगे, स्मार्टफोन होंगे। बहुत ही अच्छा फोन है, अलग से हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं।
3 वर्ष की फ्री इंटरनेट सेवा होगी, उसमें 3 साल तक किसी प्रकार के रिचार्ज की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा, ऑनलाइन शिक्षा और राजकीय योजनाओं से महिलाएं आसानी से जुड़ सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस फोन के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ सकेंगी, इसके साथ साथ जो राजकीय योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिलेगी, वो आसानी से उनका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार 20,000 छात्रों को स्कूटी दी जा रही है। कालीबाई भील देवनारायण स्कूटी योजना के तहत जो है तो लगभग 20,000 छात्राओं को प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा स्कूटी दी जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख रुपए सबसे बेस्ट स्कीम यदि हम कहें तो सीएम चिरंजीवी बीमा योजना में है। 10 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार निजी चिकित्सालयों के माध्यम से भी आमदन ले रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ इस योजना में आपको एक चीज याद हो रखनी है कि इस योजना में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का में सरकार ने 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल कर लिया, यानी 10 लाख का उपचार तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी इसमें प्राप्त होता है। और साथ साथ सरकारी अस्पतालों में पहले ही आईपीडी और ओपीडी दोनों को क्या कर दिया गया, फ्री। पहले 10 रुपए लेते थे, वो भी अभी नहीं लिए जा रहे, ठीक है। तो इस तरह से ये सरकार के द्वारा नए कदम उठाए गए हैं, इनको अपने को याद रखना है। अगला है राजस्थान में हो रहा चहुमुखी विकास। विद्युत की हम बात करेंगे यहाँ पे कि राजस्थान में लगभग 14,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। राजस्थान की जो बिजली उत्पादन की जो स्थापित क्षमता है वो लगभग कितनी है, 24,000 मेगावाट। जबकि जब आजादी के समय की हम बात करें तो उस समय सिर्फ 13 मेगावाट थी। देखिए ये चीज सिर्फ सुजस में मिलती है। इस तरह की चीजें जो है ना वो सुजस में बहुत अच्छी चीज मिलती है। आपको बहुत कम जगह मिलेगी कि आजादी के समय राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी, तो वो 13 मेगावाट। ये आप वर्तमान वाला अगर कम भी याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं है, ये जरूर याद रखें। राज्य सरकार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। मैंने आपको अलग से बजट पहले भी पढ़ाया है, ठीक है, कि अलग अलग जो बजट पेश किया उसमें 11 अलग अलग मिशन बनाए गए। वो मिशन किसके लिए थे, सिर्फ किसानों के लिए थे। किसानों को 1,000 रुपए का प्रतिमाह अनुदान बिजली बिलों में दिया जा रहा है, जिसमें 8 लाख किसानों का बिजली का बिल जीरो हुआ है। देखिए किसानों के लिए सरकार ने एक अलग से स्कीम की, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। उस योजना के तहत 1,000 रुपए तक का बिल जो है प्रति माह और 1 साल में 12,000 रुपए का बिल किसानों का सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। तो उसका फायदा क्या हुआ कि उससे 8 लाख किसान ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 1,000 रुपए से कम आता है, तो वो जीरो हो गया। बिजली बिलों के अनुदान दिया गया है, जिससे 45 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो हो गया। इसके साथ जो 50 यूनिट तक बिजली का जो बिल है गृहिणी क्षेत्र में, जो घर अपना है डोमेस्टिक, उसके अंदर क्या है कि 50 यूनिट तक बिजली फ्री दी गई है। उसका परिणाम क्या हुआ कि 45 लाख लोगों की बिजली का बिल जीरो हो गया। तो इस तरह से राज्य सरकार के द्वारा ये ऊर्जा के क्षेत्र में काम किए गए हैं। सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल में 210 महाविद्यालय और 90 कन्या महाविद्यालय शुरू किए हैं, ठीक है। ये कोई विशेष नहीं है उतना। अब आगे चलते हैं। जैसे राजस्थान रत्न सम्मान था, उसी तरह से एक और अवार्ड सरकार के द्वारा दिया गया, गांधी सद्भावना सम्मान। देखिए जैसे इसका नाम है कि जो गांधी सद्भावना सम्मान है वो गांधीवादी विचारकों को दिया गया। किसको दिया गया, गांधीवादी विचारकों को। 5 लोगों को ये सम्मान दिया गया है, जबकि अभी अपन ने पहले पढ़ा था यहाँ पे राजस्थान रत्न जो हमने पढ़ा था वो 6 लोगों को दिया गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये था वो क्या था, राजस्थान रत्न, ये था राजस्थान रत्न अवार्ड थे। और वो जो अभी अपन पढ़ेंगे वो है गांधी सद्भावना सम्मान। तो 5 गांधी जयंती पर 5 गांधीवादी विचारकों को प्रदान किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। उसमें देखो 1 लाख रुपए दे रहे थे, यहाँ कितने रुपए दे रहे हैं, 5 लाख रुपए। प्रशस्ति पत्र और शॉल प्रदान किया जाता है। क्या क्या दिया जा रहा है वहां और यहाँ में फर्क देखिए। राजस्थान रत्न जो है उसमें 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और शॉल दिया गया है। और जो गांधी सद्भावना सम्मान है उसमें 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और शॉल प्रदान किया गया। अब तो 5 लोग कौन से, ये गांधीवादी विचारक हैं। पहले है डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और डॉक्टर नेमीचंद जैन, दोनों को मरणोपरांत दिया गया। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किन 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया गया, तो डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव और नेमीचंद जैन, ठीक है। इसके अलावा अमरनाथ भाई जी, प्रशांत किशोर और डी.आर. मेहता। अमरनाथ भाई जी,
प्रशांत किशोर और डीआर मेहता, पांचों नाम अपने को याद रखने हैं। डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, इनको मरणोपरांत दिया गया है। डॉक्टर नेमीचंद जैन, इनको मरणोपरांत दिया गया है। अमरनाथ भाई जी, प्रशांत किशोर और डीआर मेहता। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने एक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एक वेबसाइट लॉन्च किया जिसका नाम है www.scheme.rajasthan। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी डिपार्टमेंट ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है www.scheme.rajasthan। इसमें 61 विभागों की 482 योजनाओं की जानकारी दी गई है। ये जानकारी याद रखना है, 61 482। ठीक है, 61 विभागों की 482 योजनाओं की जानकारी इसमें दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने www.scheme.rajasthan वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें 61 विभागों की 482 योजनाओं की जानकारी आपको प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स, देखिए ये शाही रेल है। सबसे पहले 1982 में इस रेल की शुरुआत की गई। ठीक है, और अभी कोविड के कारण ये बंद थी, तो 2 वर्षों के बाद गांधीनगर रेलवे स्टेशन से श्रीमान अशोक गहलोत ने इसको वापस रवाना किया। कोविड के कारण ये 2 साल से बंद थी, तो अभी इसको वापस रवाना किया है। 1982 में ये प्रारंभ हुई, 1991 में और 1995 में। दूसरी 1991, तीसरी 1995 में चली। 1982 में हुई, फिर जैसे मीटर गेज हुई, फिर ब्रॉड गेज हुई, तो गेज के हिसाब से इसको चेंज किया गया। तो 3 बार आप इसको कह सकते हो कि पहली 1982 में चली, दूसरी 1991 में, तीसरी 1995 में। और अभी जो है 2 साल से इसका संचालन बंद था, तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन से सीएम ने इसको रवाना किया। अब इसमें होता क्या है, ये 7 दिन का शाही सफर करवाती है। दिल्ली, आगरा और राजस्थान के प्रमुख शहर यानी जैसलमेर तक ये जाती है। कहां तक जाती है? जैसलमेर तक जाती है। राजस्थान के प्रमुख शहरों का भ्रमण ये लोगों को करवाती है। 7 दिन का इसका होता है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है और बजट 22-23 में इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया। ये आपको बस ये चीज भी ध्यान रखनी है। ये तो पैलेस ऑन व्हील्स से ऊपर हो गया पूरा अपना। पर्यटन के लिए अलग से अगर हम देखें तो राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए, तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया और 22-23 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से पर्यटन कोष के लिए किया गया, पर्यटन कोष बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोचिंग हब, देखिए कोचिंग हब बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज तो जयपुर में, और जयपुर में जगह कौन सी है? प्रतापनगर। इसमें ये कोचिंग हब बनाया जा रहा है। कुछ विशेषताएं इसकी है। 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर 228 करोड़ की लागत से बनेगा। 65,000 वर्ग मीटर की भूमि पर 228 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसकी विद्यार्थियों की क्षमता होगी कितनी? 70,000 की क्षमता होगी। सारे कोचिंग जो जयपुर के हैं वो इस कोचिंग हब में क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। सारों को सारों वहां भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब गोपालपुरा बाईपास खाली होने वाला है, ये कहने वाली मानने वाली बात है। ठीक है, 17,000 विद्यार्थियों की इनमें क्षमता होगी। 65 जो है वो 1000 वर्ग मीटर में 228 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है। ठीक है, प्रथम चरण में 5, देखो जो पहला चरण अभी स्टार्ट हुआ है उसमें 5 संस्थानिक ब्लॉक और 90 व्यावसायिक परिसर तैयार किए जा रहे हैं। और आपको पता होगा अभी अभी सरकार ने जो है वो अलॉटमेंट करना भी शुरू कर दिया है। अगला है अपना आदि महोत्सव। आदि महोत्सव में क्या है? देखिए ये जनजाति समुदाय का एक महोत्सव है और मुख्य रूप से आपको इसमें याद रखना है कि ये कहाँ मनाया गया। तो ये उदयपुर जिले के कोटड़ा में जो स्थानीय प्रशासन है उस प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। जनजाति समुदाय का महत्वपूर्ण महोत्सव के रूप में उदयपुर जिले के कोटड़ा में स्थानीय प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें क्या हुआ कि जनजाति समुदाय के द्वारा जो सामग्रियों का निर्माण किया जाता है उनकी स्टॉल लगाई गई, उसकी दुकानें लगाई गई, लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी और आदिवासी जाति के जो लोग हैं उन्होंने आजादी के गीत गाए। ये जो आयोजन था इसका मेन मोटो क्या था? इसका मेन मोटो था कि जो आदिवासी समुदाय है उनके द्वारा जो सामग्री उत्पादित की जाती है उस सामग्री की मार्केटिंग करना इसका उद्देश्य था। उस सामग्री की क्या करना? मार्केटिंग, ताकि लोगों को उसकी जानकारी हो और इनकी आय जो है उनकी आय में क्या हो? वृद्धि हो। बस मेन पर्पज ये था। और उसके साथ साथ यहाँ की जो लोक कलाएं हैं उनको सबके सम्मुख लाने का था। तो ये कहाँ का था? अब मनाया गया उदयपुर जिले के कोटड़ा में स्थानीय प्रशासन द्वारा, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो शेखावाटी का लोक नृत्य गिंदड़। देखिए जैसे ही गिंदड़ का नाम आता है तो सबसे पहली चीज तो ये कब खेला जाता है? होली पर। होली जब होगी तो गिंदड़ खेला जाएगा।
हाँ, मेला लगेगा तो गुज्जर आएगा, तो होली होगी तो गिंदड़ खेला जाएगा। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसमें, इस नृत्य में सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं इस नृत्य में शामिल नहीं होती है, सिर्फ वो देख सकती हैं, खेल नहीं सकती, खेलती नहीं है, सकती तो है। इस नृत्य के मुख्य वाद्य की अगर हम बात करें तो नगाड़ा और ढोल, इसके जो मुख्य वाद्य है नगाड़ा, ढोल, डफ और चंग, ये जो है इसके मुख्य वाद्य है। मतलब ढोल, नगाड़ा, डफ और चंग, 4 वाद्य इसके अंदर होते हैं। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों के डंडे को परस्पर टकराते हुए नृत्य करते हैं। जैसे अपना इसमें होता है ना गरबा, गरबा में जिस तरह से होता है लगभग उसी प्रकार से होता है कि जैसे नगाड़े की चोट पड़ती है, पुरुष जो है वो अपने डंडे को परस्पर टकराते हुए नृत्य करते हैं। अब इसके प्रमुख क्षेत्र की हम बात करें तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है, और जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सीकर, लक्ष्मणगढ़, चूरू, झुंझुनू, रामगढ़, सुजानगढ़, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से नृत्य किया जाता है। मतलब शेखावाटी का है ये एक प्रकार का स्वांग नृत्य है, एक प्रकार का स्वांग नृत्य। लोग विविध प्रकार के रूप धारण करते हैं, जैसे नाचने वाले शिव पार्वती, सीताराम, श्री कृष्ण, सेठ सेठानी, पठान, पादरी, बाजीगर, साधु, शिकारी आदि लोगों के विविध रूप धारण करते हैं। मतलब अलग अलग रूप धारण करके और फिर ये नृत्य किए जाते हैं। तो ये शेखावाटी का लोक नृत्य गिंदड़। अगला है देखो पिछवाई कला। पिछवाई कला पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये ध्यान रखनी है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, जिसको हम क्या कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। क्या दूसरा नाम क्या है, वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। तो उससे ये संबंधित है। आपको पता होना चाहिए नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है, उस मूर्ति के पीछे जो कपड़ा लगाकर उसके ऊपर जो है वो ये प्रिंटिंग की जाती है, तो श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध है। कई प्रकार से बनाते हैं, जिसमें वर्क, जरदोजी, कसीदे, आरी तारी, पेच वर्क, खड़िया की छपाई आदि मुख्य है। देखिए अलग अलग टाइप से बनाते हैं, कुछ में वर्क लगाते हैं, किसी में जरदोजी, किसी में कसीदे लगाते जाते हैं, किसी में पेच वर्क करके सजाया जाता है। अलग अलग टाइप से इनको बनाया जाता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे बनाई जाती है। महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है। और सूती कपड़े पर इसका निर्माण किया जाता है, सूती कपड़े पर इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये कला वल्लभ संप्रदाय, जैसे अपन पुष्टि मार्ग की बात की ना, उससे संबंधित है। महत्वपूर्ण चीज जो है आपको याद रखनी, ये रॉबर्ट स्केल्टन, इसने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पिछवाई कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, देखिए श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे बनाते हैं, श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन इसमें होता है, सूती कपड़े पे बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नई चीज क्या है कि रॉबर्ट स्केल्टन नामक जो विद्वान है, उन्होंने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया, पहचान दिलाई है, ठीक है। तो रॉबर्ट स्केल्टन को आप याद रखें। विभिन्न शैलियों में चित्र बनाए जाते हैं, इसके अंदर अलग अलग शैलियों में चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और नाथद्वारा शैली प्रसिद्ध। आपको ध्यान रखना है, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और नाथद्वारा शैली। देखिए ये जो चारों शैलियां मैंने आपको बताई है, ये चारों शैलियां वो शैलियां हैं जिनमें कृष्ण विषयक चित्र मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। आप जब राजस्थान की चित्रकलाएं पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि ये चारों शैलियां जो है उनमें कृष्ण विषयक चित्र बनाए जाते हैं। रंगों की अगर हम बात करें तो हिंगलू, पियावड़ी, सफेद, काला, नीला और भूरा रंग इसमें काम में लेते हैं। और कपड़े की अगर हम बात करें तो काले, लाल, सफेद सूती कपड़े के ऊपर इसका निर्माण किया जाता है। तो ये थी अपनी पिछवाई कला। आपको रॉबर्ट स्केल्टन का नाम विशेष तौर से याद रखना है। आगे हम चलते हैं, राजस्थान की गौरवमयी गाथा। राजस्थान की गौरवमयी गाथा, राजस्थान का कला संसार। अब देखिए इसमें अलग अलग चीजें दी गई है। सबसे पहले है राजस्थानी स्थापत्य कला। राजस्थानी स्थापत्य कला, हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो स्थापत्य है वो कहाँ दिखता है, हिंदू, बौद्ध, जैन और मध्यकाल में जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे उनके द्वारा जो मंदिर, स्तंभ, मठ, मस्जिद, मकबरे, समाधियां ये बनाए गए, उनके अंदर यहाँ पे अपने को उसका राजस्थान की स्थापत्य कला देखने को मिलती है। अगर हम 5वीं शताब्दी की स्थापत्य की विशेषताओं को बताने की बात करें
तो देवी देवताओं, यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां, बौद्ध स्तूप, विशाल पत्थरों के खंड, 4 द्वारी बड़ा और गरुड़ स्तंभ यहाँ देखे जा सकते हैं। गुप्त काल के मंदिरों को अगर हम लें तो देखिए कालिका माता मंदिर, सूर्य मंदिर और ब्रह्म माता का मंदिर, बारडोली का शिव मंदिर, ये जो है वो मुख्य रूप से है गुप्त काल के मंदिर। आपको देखो एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ इससे मेन चीज अपने क्या निकल के आती है कि राजस्थान में गुप्त कालीन मंदिर को अगर हम बात करें तो एक तो कालिका माता मंदिर, दूसरा सूर्य मंदिर। देखिए ये दोनों के दोनों कहाँ पे, चित्तौड़ में है। पहले कालिका माता मंदिर जो था वो सूर्य मंदिर ही था, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्म माता मंदिर, ब्रह्म माता मंदिर और बारडोली का शिव मंदिर। ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है, गुप्तकालीन है। कालिका माता, सूर्य मंदिर, ब्रह्म माता मंदिर और बारडोली का शिव मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। प्रश्न किस तरह से आता है कि निम्न में से गुप्तकालीन मंदिरों का उल्लेख किया गया तो उसमें से कौन सा गुप्तकालीन नहीं है। आपको ये चारों नाम याद रखना कि ये चारों गुप्तकालीन मंदिर है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, ये जो मंदिर है इनमें तक्षण कला के वेद के साथ साथ जनजीवन की अभिक्रियाओं का संकेत भी प्रदान करती है। कोई विशेष चीज नहीं, फैक्ट होनी चाहिए अपने साथ। चित्तौड़ जिले में स्थित मैनाल, डूंगरपुर जिले में अमजेरा, उदयपुर के डबोक के देवालय अवशेषों की शिव, पार्वती, विष्णु, महावीर, भैरव तथा नर्तकियों का शिल्प इसके निर्माण काल के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकास का क्रमिक इतिहास बतलाता है। कहने का मतलब ये है कि चित्तौड़ के जो मैनाल में, डूंगरपुर के अमजेरा में, उदयपुर के डोबोक में जो देवालय बने हुए हैं उनका जो शिल्प है वो तत्कालीन समय की सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का जो क्रमिक विकास हुआ उसके बारे में हमें बताता है। 7वीं शताब्दी, देखिए 7वीं शताब्दी के बाद का जो काल है वो राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से जाना जाता है, राजपूत काल। क्यों कि 7वीं शताब्दी के बाद में राजपूतों ने राजस्थान पर अधिकार कर लिया। तो राजस्थान की शिल्प कला में राजपूत प्रशासन का प्रभाव दिखाई देता है जिसमें भक्ति के विविध पक्षों द्वारा प्राप्त होता है। अगर हम देखना चाहें तो आबानेरी मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, आबानेरी मंदिर का दौसा में है हर्षद माता का मंदिर, जोधपुर में ओसिया का सचिया माता मंदिर, बाड़मेर में किराड़ू मंदिर, ये सारे के सारे राजपूत कालीन मंदिर है। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ जो है वो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। यह भी महत्वपूर्ण स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान में है। अब अगला चलते हैं, अगला है अपना मुद्रा कला। मुद्रा यानी वही सिक्के वगैरह। राजस्थान के प्राचीन मेवाड़ में मध्यमिका नामधारी चित्तौड़ के पास स्थित नगरी से प्राप्त ताम्र मुद्रा इस क्षेत्र को सिवी जनपद घोषित करते। देखिए चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ के पास में एक जगह है जिसका नाम है नगरी, ठीक है। इस नगरी से अपने को ताम्र सिक्के मिले। किसके सिक्के मिले, ताम्र सिक्के मिले। हालांकि वहां देखने के लिए ऐसा कोई विशेष नहीं है, ताम्र सिक्के मिले। और ये जो सिक्के हैं वो ये घोषित करते हैं कि ये जो नगरी थी वो सिवी जनपद की राजधानी थी। सिवी जनपद की क्या थी, राजधानी थी। कौन सी, नगरी, जो माध्यमिका चित्तौड़ में है। सिवी जनपद, सिवी जनजाति जो है, सिवी जाति है, वो पंजाब से आई थी और उसने यहाँ अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाई थी। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि सिवी जनपद की राजधानी जो है वो किसको मानता है, नगरी को मानता है। उसके बाद में 6वीं और 7वीं शताब्दी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त। देखो पहले तांबे की मुद्राएं थी, 6वीं 7वीं शताब्दी में हमें को सोने की मुद्राएं प्राप्त होती है। तो सोना कब से शुरुआत, 6वीं 7वीं से सोने की शुरुआत होगी। जनरल कनिंघम को आगरा में मेवाड़ के संस्थापक शासक गोहिल के सिक्के प्राप्त हुए। तत्पश्चात ऐसे ही सिक्के ओझा जी को भी मिले। जनरल कनिंघम जो है वो एक अंग्रेज थे जिन्होंने इन सिक्कों का अध्ययन किया, तो उनको आगरा के अंदर जो है वो गोहिल के द्वारा जारी किए गए, जो मेवाड़ का संस्थापक था गोहिल, उसके द्वारा जारी किए गए सिक्के प्राप्त हुए। उसके बाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो उन्होंने भी सिक्के मिले, जिनके उर्दू पटल तथा अधोवट के चित्र में मेवाड़ राजवंश के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। और ये जो सिक्के मिले उससे किस चीज की जानकारी होती है कि मेवाड़ का राजवंश जो था वो शिव भक्त थे, भगवान शंकर के प्रति उनकी आस्था
थी। इसके अलावा राणा कुंभकालीन सिक्कों में ताम्र मुद्राएं और रजत मुद्रा का उल्लेख जनरल कर्नागम ने किया है कि इसके अलावा कुंभा जो थे उन्होंने तांबे की मुद्रा और रजत चांदी की मुद्रा का प्रचलन करवाया था। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं। एक तो नगरी वाड़ा याद रखना है, सिवी जनपद की राजधानी बनी। ठीक है, दूसरा 6वीं 7वीं शताब्दी से सोने के सिक्के प्रचलन में आए, और जो गुहिल के सिक्के हैं उन गुहिल के सिक्कों से आपको किस चीज की जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के लोग शैव धर्म के प्रति आस्था रखते थे, इस चीज की जानकारी मिलती है। कुंभा ने तांबे की और रजत की मुद्राओं का प्रचलन करवाया, सोने की मुद्रा का इसमें उल्लेख यहाँ पे अपने को नहीं दिया गया। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं परवर्ती काल में, यानी बाद के समय में आलमशाही, मेहताशाही, चांदोड़ी, स्वरूपशाही, भोपालशाही, उदयपुरी, चित्तौड़ी, भीलवाड़ी, त्रिशूलिया, फीतरा आदि कई मुद्राएं भिन्न भिन्न समय में प्रचलित रही। और उसके बाद में अपन मेवाड़ की बात कर रहे हैं, ये मेवाड़ के हैं सारे के सारे, तो मेवाड़ में जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं प्रचलित रही, जिसमें आलमशाही, मेहताशाही, चांदोड़ी, स्वरूपशाही, भोपालशाही, उदयपुरी, चित्तौड़ी, भीलवाड़ी, त्रिशूलिया, फीतरा, ये अलग अलग नाम मुद्राओं के रहे। सामंतों की मुद्रा में भिंडरिया, पैसा और सलूबर का ठिंगला, पदमशाही नामक तांबे का सिक्का जागीर क्षेत्र में चलता। देखिए, अगर मेवाड़ क्षेत्र में सामंतों की अपन बात करें तो भिंडरिया, सलूबर का ठिंगला और पदमशाही, ये 3 प्रकार के सिक्के जो है वो तीनों किसके थे? तांबे के थे। तीनों किसके थे? तांबे के सिक्के थे, और ये 3 प्रकार के चलते थे, भिंडर में, सलूबर में और ये पदमशाही, ये सामंतों के सिक्के थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा कलदार भी व्यापार वाणिज्य में प्रयुक्त किया गया। देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कलदार सिक्का, ये जो सिक्का है ना अपना, ये कलदार प्रचलित किया गया। जोधपुर अथवा मारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्राचीन काल में पंचमार्क मुद्राओं का प्रचलन रहा। देखिए, जोधपुर का जो, यानी मारवाड़ का जो क्षेत्र है वहां पे पंचमार्क मुद्राएं मिलती हैं। पंचमार्क मुद्राओं को आहत मुद्राएं भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनपे ठोक के जो है वो 5 प्रकार के क्या बनाए जाते थे? चित्र। 5 प्रकार के चित्र भी कह सकते हैं, चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पंचमार्क मुद्राएं कहते हैं। ईसा की 2री शताब्दी में यहाँ बारशाही क्षत्रियों ने मुद्रा द्रम का प्रचलन किया। जो शक आए ना, उन्होंने यहाँ एक मुद्रा चलाई जिसका नाम था द्रम। शकों के द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई? द्रम चलाई गई, जो लगभग संपूर्ण दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आर्थिक आधार के रूप में साधन प्रतिष्ठित हो गई। बांसवाड़ा जिले के सरवानिया गांव में प्राप्त वीर दामन की मुद्राएं इसका प्रमाण है। और देखिए, ये जो द्रम मिले ना वो कहाँ पे मिले? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में भी गांव का नाम इन्होंने बताया आपको, सरवानिया। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको कहीं नहीं मिलेगी सुजस के अलावा। बांसवाड़ा जिले में सरवानिया नामक गांव में एक वीर दामन नामक एक शासक था, उसकी मुद्राएं मिली हैं जो शक मुद्राएं हैं, और ये प्रमाणित करती हैं कि वो किसकी थी? शकों की थी, और उनका नाम क्या था? द्रम था। मारवाड़ में चलता था पंचमार्क। चौहान शासकों के सिक्कों के अलावा मारवाड़ में फदका या फदिया मुद्राओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा मारवाड़ में देखो 2 सिक्के और बताए, पंचमार्क तो है, एक फदका या फदिया, ये मुद्रा भी जो है वो इस क्षेत्र में चलती थी। तो ये अलग अलग प्रकार की मुद्रा राजस्थान में थी। राजस्थान के अन्य प्राचीन राज्यों में सिक्के प्राप्त होते हैं, वह भी सभी उत्तर मुगल काल या उसके पश्चात स्थानीय शासकों द्वारा अपने अपने नाम से प्रचलित करवाए गए। मुगल काल के बाद में जो छोटे छोटे सिक्के मिलते हैं वो यहाँ के शासकों ने अपने हिसाब से जारी करवाए। जयपुर अथवा डूंडाड़ प्रदेश में झाड़शाही, देखिए जयपुर का जो सिक्का है उसमें उसके ऊपर एक झाड़ छपा हुआ है, झाड़शाही सिक्का। ठीक है, रामशाही मुहर मुगल बादशाह के नाम वाले सिक्कों में मोहम्मद शाही, प्रतापगढ़ में सलीम शाही। ठीक है, इसके अलावा एक जो है जिसमें मुगल बादशाह की मोहर लगी हुई है वो है रामशाही। 2 प्रकार के सिक्के अपने को जयपुर में मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ में जो सिक्का मिलता है उसका नाम है सलीम शाही। प्रतापगढ़ का जो सिक्का है उसका नाम है सलीम शाही। आपको ये याद रखने हैं कि कौन सा सिक्का कहाँ मिला है, सलीम शाही। प्रतापगढ़ के सिक्कों का नाम सलीम शाही,
ठीक है। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही, बूंदी का हाली, कटार शाही, झालावाड़ का मदन शाही, जैसलमेर में अखेशाही मुद्रा, डोडिया अलवर का रावशाही आदि मुख्य कहे जाते हैं। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि जयपुर में जाटशाही और रामशाही दो प्रकार के सिक्के थे, प्रतापगढ़ में सलीम शाही था। ठीक है। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही नामक सिक्का प्रचलन में था। बूंदी का जो सिक्का था उसको कहते थे हाड़ी, कटार शाही, दो प्रकार के थे, हाली और कटार शाही। झालावाड़ में मदन सिंह के द्वारा मदन शाही सिक्के चलाए गए थे। जैसलमेर में अखेशाही नामक सिक्का था और इसके अलावा एक तांबे की मुद्रा थी जिसको क्या कहते थे, डोडिया कहते थे। ये भी कहाँ प्रचलित थी, जैसलमेर में ही प्रचलित थी। ठीक है। इसके अलावा अलवर में था रावशाही, ये मुख्य सिक्का यहाँ का था। तो ये अलग अलग रियासतों ने अलग अलग प्रकार के सिक्के यहाँ पे बनाए थे, अलग अलग रियासतों के अलग अलग प्रकार के सिक्के बनाए। तो ये अलग अलग प्रकार के सिक्कों को हमने पढ़ा। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।